तो हम शुरू करेंगे अपना जो सैम्पल पेपर है हमारा लेटेस्ट, उसके बारे में आपको सारी जानकारी पहले दे देते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो तो देखो 80 मार्क्स का है मैक्सिमम, ये आपको पता होगी बात। और इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 34 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस की संख्या कम हुआ करती थी पिछले वर्षों तक, लेकिन आप क्योंकि होशियार बच्चे हो तो आपके लिए क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई गई है और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं, मतलब कंपलसरी कर दिए गए हैं। ठीक है जी। बाकी पार्ट ए कंपलसरी है आपके लिए, वो आप जानते हो, और पार्ट बी में हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, ये भी आप जानते हो। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस एक बार आपको बता देता हूँ कितने वैरायटी के होंगे। तो 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे आपको, 1 नंबर के भी, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी और 6 नंबर के भी। ठीक है ना। बाकी इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेंगी, वो जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे देखते रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। पार्ट ए क्या, इसमें लिखा है नव्या एंड राधे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1। श्रेया वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। श्रेया वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो देखो नई पार्टनर श्रेया एडमिट हुई और उसमें मुद्दे की बात ये पता चली कि वो अपना प्रीमियम का शेयर नहीं लेकर आई। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द गुडविल प्रीमियम इज गिवन बिलो। तो उन्होंने हमें जर्नल एंट्री दे रखी है। अब जर्नल एंट्री देखो, ऑब्वियसली श्रेया क्योंकि अपना प्रीमियम नहीं लेकर आई तो इसीलिए श्रेया के करंट अकाउंट को डेबिट कर रखा है 24,000, टू नव्या 8,000 और टू राधे 16,000। फिर क्वेश्चन कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नव्या, राधे एंड श्रेया विल बी। तो हमको इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल बातों का, 2 बातों का पता होना चाहिए। पहली कॉन्सेप्चुअल बात तो ये कि जो ये श्रेया का शेयर लिखा है तो इसका मतलब ये कैसे निकाला गया होगा, जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में इसका यूज़ हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल बात। और दूसरी कॉन्सेप्चुअल बात ये होती है कि जो ये प्रीमियम का शेयर नव्या और राधे के बीच में डिवाइड हुआ है, ये कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आपको इससे ये पता लग जाता है कि नव्या और राधे का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कितना है, 1:2। तो एक तरह से क्वेश्चन बन गया। तो आप भी मेरे साथ अब आओ, रजिस्टर में सॉल्व करेंगे कि 2 पार्टनर्स हैं नव्या और राधे। ठीक है। और श्रेया जो है वो नई पार्टनर एडमिट हुई, श्रेया का शेयर दे रखा है 1/5 है। और नव्या और राधे का ओल्ड रेशो कितना दे रखा है, नव्या और राधे का ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1। ठीक है। और नव्या और राधे का सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना दे रखा है, मतलब वो हमें एंट्री से पता चला, वो कितना दे रखा था, 1:2। तो आपको बेसिकली नया रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालना है नव्या, राधे और श्रेया का, इन तीनों का। चलो तो पहले 2 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाइए, फिर डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो क्या आ रहा है जी, 3:1:1। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है हमें। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी, 3:1:1। चलो तो अब देखो, ये है क्लासिक एग्जाम्पल इस चीज़ का कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये अगर मैं कहूँ कि ये आंसर गलत है तो आपके पैरों तले ज़मीन शायद खिसक जाएगी थोड़ी सी। अब उसे कैसे पता कि ये गलत ऑप्शन ही बच्चा निकालेगा, और वो गलत ऑप्शन भी वो ऑप्शन में दे के रखते हैं ताकि बच्चा क्या टिक करे, 3:1:1 ये टिक करे। और बच्चे को तो लगेगा कि मेरा जो आया वही ऑप्शन में भी दिया है तो मैं तो ठीक हूँ और मेरा सही हो गया, पर ये ऑप्शन गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद जल्दीबाजी में आंसर निकाला है और
कॉन्सेप्ट को नहीं अप्लाई करा। तो अब ध्यान से सुनने का। नव्या और राधे ये आपके पुराने पार्टनर्स हैं, तो इनका पुराना शेयर कितना था, 3/4 और 1/4। अब श्रेया जो है वो नई पार्टनर एडमिट हुई, तो श्रेया अपने साथ या श्रेया का क्या शेयर दे रखा है, 1/5। तो जब श्रेया 1/5 शेयर के लिए आई तो ये अपना 1/5 शेयर किन दोनों से लेगी, नव्या और राधे से लेगी। लेकिन क्या वो इनसे अपना शेयर बराबर बराबर ले रही है, बराबर बराबर तो नहीं ले रही। तो इन दोनों ने जो श्रेया को ये शेयर दिया वो किस रेशो में दिया, 1:2 में। उन्होंने किस रेशो में सैक्रिफाइस करा था, 1:2 में। तो इसका मतलब उन्होंने ये शेयर 1/3 और 2/3 के हिसाब से सैक्रिफाइस करके श्रेया को दिया होगा। तो आप जब ये मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तीनों की, तब आपको इनके नए शेयर्स पता चलेंगे। तो जैसे अब कर लेते हैं सॉल्व एक बार, तो आ जाओ आप भी मेरे साथ साथ कर लेते हैं। तो 3/4 माइनस 1/15, फिर 1/4 माइनस 2/15। पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉमन एलसीएम क्या ले लें, 30, अच्छा 60। तो ये बन गया 45 माइनस 3, यही बनेगा। और ये कितना बन जाएगा, 60, 15 माइनस 8, तो कितना आएगा, ओके 45 माइनस 4, ओके सॉरी 3 लिख दिया, 4 ठीक है। तो ये आएगा 41/60, ये आएगा 7/60। और कॉमन अपने को 60 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए श्रेया के 1/5 को हम गुना कर दें 12/12 से, तो ये हो जाएगा 12/60। तो इसके हिसाब से नया रेशो क्या आ गया, 41:7:12, ठीक है, 41:7:12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। तो समझ आई पॉइंट। तो इसका मतलब आपको कितने आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दीबाजी करोगे, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो ये होगा। तो वो देते हैं ऐसे ऑप्शन ताकि बच्चा गलत वाला भी देख के खुश हो जाए कि ये तो मेरा 3:1:1 आ गया था, ठीक है जी। चलो, तो पहला बैट्समैन तो डक पे आउट। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है असर्शन, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और रीज़न, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट। बोथ A and R आर इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कमीशन को हम P&L एप्रो में शो करते हैं, राइट। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि उसमें हम कोई फिक्स्ड रेट नहीं देते, वो चेंज भी हो सकता है। और वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, वो भी गलत कह रहा है, क्योंकि पार्टनर को हम कमीशन देते हैं तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही। तो दोनों बातें गलत हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है, ए शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 4 रुपी प्रीमियम। तो पहले इतनी लाइन पढ़ के इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ताकि इंटरप्रिटेशन साथ साथ चलता रहे। तो 10 रुपये का शेयर है और 4 रुपये का प्रीमियम है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 7 रुपी इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम वॉज कॉल्ड एंड पेड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हाँ, कि 6+1 जो है वो कॉल भी करा और पे भी हो गया, तो मतलब इसके नीचे टिक लगा सकते हैं। द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी, तो वो ये पूछ रहा है कि बताओ अनकॉल्ड कितनी है, मतलब कितने रुपए आपने अभी तक कॉल ही नहीं करे, अनकॉल्ड। तो बताओ अनकॉल्ड कितनी है, तो वो कह रहा है 4 + 3 7।
तो देखो 4 तो गोले के अंदर रहेगा और 3 प्रीमियम का रहेगा। तो अनकॉल्ड कैपिटल हम हमेशा सिर्फ किसको कहते हैं? फेस वैल्यू को। किसको कहते हैं? फेस वैल्यू को। तो आपको सिर्फ गोले के अंदर जो रह गया बचा हुआ 4 वो लेना है। प्रीमियम जो 3 है वो एक अलग बात है, 7 नहीं लेना आंसर। तो 4 खाली ही कहलाया जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा, इसका चॉइस वाला पहला चॉइस आ गया, वाइल इशूइंग डैश, जब आप इशू करते हो डैश टाइप ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर्स। तो इन डिबेंचरों पर जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी कहती है कि हम रीपे करेंगे ही नहीं, एक तरह से मतलब ये मतलब हो गया ना कि तो हम रीपे ही नहीं करेंगे। तो जिन्हें रीपे ना करा जाए कृष भाई वो बताना है, जल्दबाजी नहीं। देखो तुम एग्जाम में यही गड़बड़ करोगे, तुम जल्दी में हो। तो जिन्हें रीपे नहीं किया जाता तो उन्हें लिखवाया था ना, वो कौन से टाइप होते हैं? नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल, ठीक है, नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल, जिन्हें रीपे ही ना करा जाए। जीरो कूपन का वाले का तो मतलब होता है कि जिसके इंटरेस्ट रेट जीरो होता है, उसे जीरो कूपन कहते हैं। जीरो कूपन वाले का मतलब होता है जिस डिबेंचर पर 0% इंटरेस्ट मिलता है। तो मतलब पहले 3 क्वेश्चन में आपके 3 गलत हो गए, नहीं 2 गलत हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से करना है, बहुत ज़रूरी है, सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:5:3। तो मतलब पहले रेशियो 5:3:2 था, फिर 2:5:3 हो गया, ओल्ड और न्यू हो गया। द बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L अकाउंट। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कूड़ा, वेरी गुड। एंड ए बैलेंस ऑफ 40,000 इन IFF, और 40,000 का बैलेंस है IFF में, इसे क्या बोलते हैं? मटका, IFF वाला। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000 रुपये अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। अब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 30,000 है, वैसे उसकी बुक वैल्यू 50,000 है। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में कितने रुपए की गिरावट हो गई? 20,000, वेरी गुड। तो ये गिरावट आप पहले कौन से मटके से एडजस्ट करोगे? IFR वाले मटके से एडजस्ट करोगे। तो IFR के मटके में अब कितने रुपए बच जाएंगे? बस 20,000। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे दिया है पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। और पार्टनर्स ने कहा है कि हम रिवाइज वैल्यू शो नहीं करेंगे एंड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट। और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। चलो, तो पहले मौका आपको मिलेगा, 2 मिनट है आपके पास। 1 नंबर का सवाल है, तो पहले करो ट्राई, फिर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है बताओ? इसमें सबसे पहले क्या करना है? हाँ, पहले आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लो, तो ये पता लग जाएगा कि किसने करा गेन और किसने करा सैक्रिफाइस। 3/10 माइनस 2/10 और माइनस, तो इसने तो करा सैक्रिफाइस और इन दोनों ने करा गेन। ठीक है, पहले इतनी कहानी ओके हो गई। अब एक आपका कूड़ा दे रखा है, कितने रुपए का कूड़ा दे रखा है बैलेंस शीट में? 50,000 का। तो 50,000 के कूड़े के लिए वैसे आपको क्या एंट्री बता रखी है? कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो कूड़े के लिए नहीं, उल्टा बोलो, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो कूड़े के लिए क्या एंट्री बता रखी है? जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेनिंग। ठीक है ना?
तो मान लो जैसे अगर हमारे पास कूड़ा जो दे रखा है, मतलब P&L का डेबिट बैलेंस कितने रुपए, 50,000। तो अगर आप उसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करोगे भी एंट्री, तो मतलब क्या एंट्री आ जाएगी, जो भी आएगी, S डेबिट हो जाएगा और A और D क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके पास खाली कूड़ा नहीं है, आपके पास एक मटका या चॉकलेट भी है IFR वाला। अब IFR वाला मटका कितना है, IFR वाला मटका कितना है, 20,000 है ना, क्योंकि गिरावट के बाद हमने लगाया था ना हिसाब, 20,000 है। तो ये है रिजर्व एक तरह से, और ये है कूड़ा। तो आपको सिखाया था ना, कूड़े को मान लो आप माइनस कर लो, तो आपको एक नेट अमाउंट पता लगाना है पहले। नेट अमाउंट कितना आ गया, 30,000, और क्योंकि ये कूड़े वाला है मतलब कि नेगेटिव वाला है, तो इसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल एंट्री क्या बनती है, क्योंकि नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तो अब आप अगर अपनी एंट्री बनाओगे तो S डेबिट हो जाएगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, A और D क्रेडिट हो जाएंगे, वो गेन कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन गई। अब इनके अमाउंट्स कैसे निकालते हैं, जो ये नेट अमाउंट आया, इस नेट अमाउंट को क्या करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 30,000 को 3/10 से मल्टीप्लाई करो, 9,000, फिर 2/10 से करो और 1/10 से करो तो 3,000। तो आपकी ये बन जाएगी जर्नल एंट्री। ओके, समझ आए। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, S डेबिट टू A टू D, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, फर्स्ट वाला। तो ये इसका है सही आंसर। तो देख रहे हो, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सोचो क्या डिफ़िकल्टी लेवल है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये आपका कितना टाइम लेगा एग्ज़ाम में, 5 मिनट लेगा अगर आप इसी कछुए की चाल से करोगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 2 मिनट में करना है, ठीक है। इसका आइडियल टाइम है 2 मिनट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो चॉइस है, सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3। तो 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 जनवरी सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन्स ऑफ 20,000 रुपये, 10,000 रुपये रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। तो दोनों ने फर्म को लोन भी दिया। तो मतलब ऐसी डायग्राम बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो सोहन और मोहन दोनों ने ही फर्म को लोन दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फर्म इन दोनों को बदले में क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। और अगर वो साइलेंट होगा इंटरेस्ट, तो कितना पे करेगी, 6% पे करेगी। वेरी गुड। और क्योंकि उन्होंने ये लोन दिया है 1 जनवरी को 2022 और मार्च में साल ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आपको लगाना देना पड़ेगा, 3 मंथ्स का। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो दोनों का, तो बताना पहले सोहन का कितना आएगा और मोहन का कितना आएगा निकाल के। 20,000 का 6% 3 मंथ्स, तो 20,000 का 6% 3 महीने के लिए 300। और इसी तरह मोहन का निकाल लो, 10,000 का लोन 6% 3 महीने के लिए, इसका 150 आ जाएगा। तो मतलब फर्म के लिए ये 450 रुपये, बताओ क्या हो गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी गुड। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है उसका नेचर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा।
पहले यहाँ तक कहानी याद आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर। कह रहा है हर पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ अगर लॉस बिफोर द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 2500। तो इंटरेस्ट देने से पहले ही लॉस 2500 का है, तो कह रहा है कि मतलब बताओ कि कितना और देना पड़ेगा। तो देखो भाई 2500 का तो लॉस पहले से ही है। अच्छा, फिर फर्म को 450 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया 2950 का टोटल लॉस हो गया एक तरह से फर्म को। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो दोनों का शेयर निकालने के लिए आप किस रेशो में बांट दोगे इसको? 2:3। तो इसको 2:3 में बांट के फिर मुझे भी बताओ क्या आ रहा है। 1180 और 1770। ओके, तो इसका मतलब 1180 और 1770 के हिसाब से हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको बस सिंपल इसमें ये टिक करना है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ऑप्शन लिखना है डी, या ऊपर वाले में ऑप्शन ए या ऊपर वाले में ऑप्शन डी, लेकिन आपको इसके लिए वर्किंग नोट करने पड़ेंगे, है ना। और ये एग्जाम में इसके वर्किंग नोट कंपलसरी हैं, दिखाने जरूरी होते हैं। ऐसे नहीं कि आगे वाले से चेपा भाई क्या है डी और डी कर दिया। तो आपको भी ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना कि भाई कैसे लॉस बांट रहे हो, इसके भी नंबर होंगे, ध्यान रखना। उसी के नीचे तो जैसे ही वो ऑप्शन लिखा, ऑप्शन तो खैर आप वैसे भी बाद में ही लिखोगे, तो पहले आप सॉल्व करोगे, बस उसी सॉल्विंग को नाम दे दोगे वर्किंग नोट, ऊपर लिख दोगे आंसर। चलो पांचवा देखो। अब पांचवे में कह रहा है विवान एंड मान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 4,04,65। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका रेशो है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो फॉलो करते हैं और उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4,00,000 और 4,65,65। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच, दोनों की ड्राइंग 65,000 ईच दे रखी है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज़ बीन अलाउड टू देम। तो कह रहा है कि डीड के मुताबिक उन्हें 10% का ब्याज पर एनम ओपनिंग कैपिटल पर दिया जा चुका है। हैज़ बीन अलाउड, हैज़ बीन अलाउड का मतलब होता है दे चुके हैं हम। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विमान गिवन दैट डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,25,000। कह रहा है कि विमान की ओपनिंग कैपिटल निकालो, विहान की, और कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट्स जो हैं वो हैं 2,25,000 के। चलो तो पहले 5 मिनट आप अपनी बुद्धि लगाएं, फिर करते हैं डिस्कस। चलो तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं और क्या आपका सही है या नहीं। तो विहान की कैपिटल उसने बोला है कि निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैं विहान का एक कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, या मतलब इसकी पोस्टिंग्स क्या हुई होंगी वो सोचते हैं। इसका जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रहा होगा वो हमने ऐसे लिखा होगा बाय बैलेंस BD, जो हमें वैसे ओरिजिनली क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ओपनिंग कैपिटल निकालो विहान की, तो इसको हम X ले लेते हैं। फिर इसको जो भी ओपनिंग कैपिटल पर हमने इंटरेस्ट दिया होगा उसे क्रेडिट साइड पर लिखा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल X है तो आपने उसको कितना इंटरेस्ट दिया होगा, 10% ऑफ X। तो 10% ऑफ X को मैं 0.1X लिख लेता हूँ। फिर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है उस डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा विहान को मिला होगा, वो भी आपने क्रेडिट साइड पर लिखा होगा, राइट। तो डिविजिबल प्रॉफिट फर्म के दे रखे हैं 2,25,000। तो अगर आप 2,25,000 में विहान का शेयर निकालोगे
तो वो आपका कितना आया 135। तो इसका मतलब आपने विहान को जो प्रॉफिट का शेयर दिया होगा वो यहाँ पर 135 ऐसे लिखा होगा, राइट। फिर विहान ने जो भी ड्राइंग करी वो आपने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखी होगी, जो दे रखी है 65,000, राइट। और फिर विहान का जो भी बैलेंस बचा होगा यानी क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का वो आपने यहाँ लिखा होगा, जो कितना दे रखा है 4 लाख। तो विहान का खाता जो बना होगा कैपिटल का अकाउंट वो ऐसे बना होगा। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें डेबिट का टोटल पता चल गया 465, उसको क्रेडिट के टोटल की तरह बराबर भी लिख सकते हैं। तो अब आप ये पता लगा सकते हो अगर 465 टोटल है और 135 डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर है तो ये दोनों फिगरें कितनी होंगी, आपको ये फिगर पता लग सकती है कि ये दोनों मिलाकर कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, इन दोनों को मिलाकर कितना बच रहा है। तो करो माइनस, कितना बच रहा है 3,30,000 बच रहा है। तो इसका मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस है यानी कि x है और उस x पर जो इंटरेस्ट है 10%, ये दोनों फिगरें मिलाकर कितनी वैल्यू हैं 330। हम ये बात तो कह सकते हैं श्योरिटी से। तो फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका अगले ही स्टेप में x का आंसर आ जाएगा, यानी कि आप निकाल पाओगे कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, यानी कि x आ जाएगा 3 लाख। तो इसका मतलब विहान भाई की ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और इससे देखो क्रॉस टैली भी हो गया, दैट मीन्स उनका इंटरेस्ट होगा 30। तो 3 लाख ओपनिंग कैपिटल, 30,000 इंटरेस्ट, तो 330 बन गया टोटल। तो क्लियर हो गया। तो देखो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है पर इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें इस्तेमाल हो रही हैं। तो कौन सा ऑप्शन बन गया ठीक, ऑप्शन डी। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो एक कंपनी ने 100 रुपये के डिबेंचर्स, मतलब कि ये फेस वैल्यू है, इशू करे एट ए सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। तो बड़ा देखो चालू है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने प्रीमियम पर। तो ये तो उसने बता दिया कि 100 रुपये का डिबेंचर है, लेकिन कितने प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं ये नहीं बता रहा। और फिर लिख रहा है टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, और रिडीम कितने प्रीमियम पर कर रहा है वो बता रहा है 10% प्रीमियम पर। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू स्टेटमेंट ऑफ P&L वॉज डेबिटेड विद ₹2 लाख। कह रहा है जब हमने लॉस को राइट ऑफ करा तो उस समय हमने 2 लाख रुपए डेबिट करे। एट वॉट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशूड। तो कह रहा है कि बताओ आपने कितने रेट पर ये डिबेंचरों को इशू करा होगा। तो बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया। तो इसको समझाने के लिए एक बार आपके साथ दोबारा से यहाँ बना के समझा देता हूँ। तो उसने 50,000 डिबेंचर्स इशू करे, राइट। 100 रुपये का डिबेंचर है एक, कितने प्रीमियम पर करा मुझे नहीं पता, एक्स छोड़ देता हूँ। और रिडीम जो करा उसने वो भी कितने प्रीमियम पर करा, 10%, ये दे रखा है, ठीक है। तो बस आप देखते रहना। अब जब हम नॉर्मल इशू की एंट्रियां करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसमें आप लिखते हो जो भी शेयर्स, जो भी डिबेंचर हैं इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हो, इशू प्राइस से। अब इशू प्राइस आपको इसमें नहीं पता क्योंकि 100 रुपये तो फेस वैल्यू पता है, पर प्रीमियम कितने आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। उसके बाद आप सेकेंड एंट्री करते हो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसमें जो भी अमाउंट होता है वो सेम आ जाता है। फिर आप लिखते हो लॉस ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करते हो,
फेस वैल्यू से। तो ये तो आप फिगर लिख सकते हो या पता है अपने को, चलो। फिर आप लिखते हो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, शॉर्ट में एसपी लिख रहा था लेकिन पूरे लिख देता हूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना ये आपको नहीं पता क्योंकि परसेंटेज अभी तो नहीं पता। और फिर आप लिखते थे टू क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन उसने दे रखा है कि हम कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं रिडम्पशन पर, 10%। तो आप ये फिगर लिख सकते हो एक तरह से, या सोच सकते हो कितना हो गया 10% के हिसाब से, मतलब 10 रुपी। तो 10 रुपी इंटू 50,000 डिबेंचर कितना हो गया, 5 लाख। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो एग्जाम में एंट्री नहीं करनी, पर मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का वो होता है ना इस समय फर्ज। तो आपको ये तो बात पता है ना कॉन्सेप्चुअली कि प्रीमियम जितना भी होगा उतना ही क्या होता है, उतने ही अमाउंट से हम हमेशा क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब लॉस कितना रहा होगा, 5 लाख रहा होगा, राइट। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो भी लॉस होता है, ये जो भी लॉस होता है, इस लॉस को सिखाया था आपको कि हम राइट ऑफ करते हैं, यानी कि लॉस ऑन इशू जो है 5 लाख रुपए, इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब इसे बुक से हटा देते हैं। और इसको राइट ऑफ करने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअली बताया था कि हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को, पूरा ही लिख लेता हूं, हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं जितना भी वो होता है। और अगर कुछ बच गया, मान लो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कम है पैसे, तो बचे हुए पैसे को फिर हम कहां से इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। कैपिटल रिजर्व के लिए इस साल सीबीएसई ने मना कर दिया कि बच्चे को कह देना कि कैपिटल रिजर्व से ना इस्तेमाल करे, तो इसीलिए कैपिटल रिजर्व हम लिख नहीं रहे। वैसे कर सकते हैं, कानून के कंपनीज एक्ट के दायरे में आता है, लेकिन कैपिटल रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है, तो हम मान लेते हैं कि वो सीबीएसई मना कर रहा है कि मत इस्तेमाल करो, तो हम नहीं करते, क्या दिक्कत है। अब देखो क्वेश्चन की पूरी चालाकी। उसने आपको ये फिगर दे रखी है कि हमने प्रॉफिट में से कितना लॉस राइट ऑफ करा है। देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस, सेकेंड लाइन पढ़ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वॉज डेबिटेड विद कितने रुपए, 2 लाख। तो उसने ये फिगर आपको बता रखी है कि जब मैं लॉस को राइट ऑफ कर रहा हूं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को कितना डेबिट कर रहा हूं, वो ये फिगर बता रहा है, ये गिवन है, कितने रुपए, 2 लाख। तो अब क्या आप ये बता सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहा होगा, 3 लाख। वेरी गुड। तो पता चल गया सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रहा होगा, 3 लाख। तो आपको ऐसे पता चला कि सिक्योरिटी प्रीमियम इसका मतलब कितने रुपए है, 3 लाख रुपए है। ऐसे पता चला कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए है, 3 लाख रुपए है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख रुपए है और आपके पास 50,000 डिबेंचर्स हैं, तो बताओ एक डिबेंचर पर कितने रुपए प्रीमियम बन गया। अगर आपका 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है और आपके पास टोटल 50,000 डिबेंचर हैं, तो पर डिबेंचर कितना प्रीमियम बन रहा है, बताओ। पहले सवाल समझ गए? तो मैं इधर लिख दूं सवाल कि अगर आपके टोटल कितने डिबेंचर्स हैं भाई, हाँ, तो अब सही आंसर निकाला ना, 50,000 डिबेंचर्स हैं और आपका 50,000 डिबेंचर्स का प्रीमियम है 3 लाख। तो पहले तो यूनिटरी मैथ्स तो कर लो ना। अगर 3 लाख रुपए का प्रीमियम है और 50,000 डिबेंचर्स हैं, तो इसका मतलब एक डिबेंचर में आप कितना प्रीमियम ले रहे होंगे, 6 रुपए। तो इसका मतलब आपको यह पता लग गया कि मैं 6 रुपए प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं डिबेंचर, और 6 रुपए का मतलब कितने परसेंट बन गया, वो 6%, क्योंकि 100 का 6 रुपए का मतलब हो गया 6%।
तो भाई साहब 1 नंबर के लिए आदमी रोना शुरू कर दे इस सवाल में, जैसे आपकी आंखों में भी आंसू आ ही रहे हैं। बट समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, ये कोई भी रटने वाला बच्चा कर ही नहीं सकता जो सोचे चलो रट रखा है मैंने। तो सबको इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई प्रीमियम जितना होता है उतना लॉस होता है, पहले कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, देखो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि जब हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो प्रॉफिट से अगर उसने बोला 2 लाख रुपए राइट ऑफ करे तो दैट मीन्स प्रीमियम से कितना करा होगा, 3 लाख। तो आपको यहां से प्रीमियम ऐसे पता चला, और फिर आप निकाल पाओगे कि अगर प्रीमियम 3 लाख रुपए है तो दैट मीन्स एक डिवेंचर पर हमने 6 रुपए प्रीमियम चार्ज करा है, तो दैट इज इक्वल टू 6%। तो इसका जो सही आंसर है वो 6% है। ठीक है, बट समझ आ गया क्वेश्चन? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। चलो अब देखो इसका चॉइस, ये क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000, 10% डिबेंचर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। तो इस बार कह रहा है कि हमने कुछ डिबेंचर्स इशू करे 100 रुपये के और डिस्काउंट पर इशू करे, एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। और कितने रुपए प्रीमियम पर रिडीम करेंगे? 20%, मतलब 20 रुपए हम प्रीमियम देंगे रिडम्पशन का। एग्जिस्टिंग बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग दीज डिबेंचर्स वॉज 25 लाख। कह रहा है हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में 25 लाख रुपए पहले से पड़े हैं, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और कह रहा है लॉस को राइट ऑफ करने के बाद द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वॉज 5 लाख, और कह रहा है बैलेंस बच गया सिर्फ 5 लाख का। बताओ इस लाइन से आपने क्या बात पकड़ी, इस पूरी लाइन? वेरी गुड। इसका मतलब हमने 20 लाख रुपए का प्रीमियम राइट ऑफ करने में लगा दिया, तो हमारा लॉस कितने रुपए का रहा होगा? 20 लाख रुपए का रहा होगा। पहले इतनी बात क्लियर हो गई। अब लॉस जो होता है उसके बारे में आपको सिखाया था कि लॉस हमेशा 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि वो तो जितना भी प्रीमियम होता है उतना हम लॉस में जोड़ते ही जोड़ते थे, और एक वो छोटे भाई बड़े भाई वाली कहानी याद है, यानी कि जो डिस्काउंट होता था वो भी लॉस में क्या हो जाता था, मर्ज हो जाता था। तो अब लॉस तो मुझे पता है कि 20 लाख है, अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है वो देखो। 20 रुपए का आप प्रीमियम दे रहे हो और 80,000 आपके डिबेंचर्स हैं, तो एक बार निकालना कितना हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 80,000 इंटू 20 कितने रुपए आ गया? 16 लाख। तो इसका मतलब आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आ गया? 16 लाख। तो बताओ कृष बाबू, अगर 16 लाख का तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो आपको अब डिस्काउंट पता चल गया कि डिस्काउंट इसका मतलब कितने रुपए होगा? 4 लाख। वेरी गुड। तो आपका डिस्काउंट इसका मतलब कितने रुपए है? 4 लाख रुपए है। अब इसको निकाल लो पर डिबेंचर में कि भाई एक डिबेंचर में कितना? 5 रुपीज़। वेरी गुड। तो 4 लाख रुपए का डिस्काउंट है, 80,000 आपके डिबेंचर्स हैं, तो इसका मतलब पर डिबेंचर कितना डिस्काउंट दे रहे हो आप? 5 रुपए का। तो परसेंटेज बताओ, ये 100 के हिसाब से कितनी परसेंटेज बन गई? 5%। तो इसका आंसर हो गया 5%। समझ आए दोनों क्वेश्चन? तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हो सकते हैं। चलो अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या रहा है। एटायर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। तो उसने ये नहीं बताया कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, एंड द एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड, और पैसे मिल गए। ठीक है। विच ऑफ द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, कह रहा है आपको ये बताना है कि कितने एप्लीकेशन मनी मिले होंगे अगर इफ
received restricts the company to proceed with allotment of shares as per सेबी गाइडलाइंस। अगर सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी ने प्रोसीड करा हो तो बताइए कितने रुपए मिले होंगे, ये पूछ रहा है। अगर कंपनी की सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हों। कैसे? 36,000 तक तो परमिसेबल हो गया। तो 4 ऑप्शंस में से वो तो चल रहा है। चलो तो ये तो गलत हो गया जी। चलो तो देखो जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेबी की गाइडलाइन क्या है वो बताता हूँ पहले आपको। सेबी की गाइडलाइन ये होती है कि हमारी जो एप्लीकेशन मनी है ना, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन मनी है वो 25% ऑफ इशू प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक बार अपने मुंह से बोलो, क्या है सेबी की गाइडलाइंस? 25% ऑफ इशू प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारा शेयर अगर 10 रुपये का है, हमारा शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का जो हम इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपये के हिसाब से अगर हम सेबी की गाइडलाइंस की रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो एप्लीकेशन मनी कितने रुपए होनी चाहिए? 2.5। नालायक, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए होनी चाहिए? 2.5। अगर हम सेबी की रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्योंकि सेबी ने ये बोल रखा है कि आपका एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस होना चाहिए। तो अगर मैं शेयर 10 रुपये का इशू कर रहा हूं तो उसका 25% कितना आ गया? 2.5। तो आप 12,000 अगर शेयर्स इशू कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो एप्लीकेशन, और सेबी के हिसाब से करोगे या सेबी की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से करोगे तो कितने रुपए रिसीव होंगे? 12,000 इंटू 2.5 करो। तो 12,000 इंटू 2.5 कितना आ गया? 30,000। तो बेसिकली सेबी की रिस्ट्रिक्शंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कंपनी को कितने रुपए रिसीव होंगे? 30,000। ठीक है, तो ये थ्योरी क्वेश्चन है वैसे कि आपको सेबी की गाइडलाइन पता होनी चाहिए, उसी का उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड बना दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जी, इसमें कह रहा है ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ 50,000, 70,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च। ठीक है, अमय रिटायर्स, ए छोड़ के जा रहा है फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। कह रहा है बताओ आप अमय को कितने रुपए दोगे। तो क्या क्या है जानकारी? देयर एग्जिस्टिंग ए जनरल रिजर्व ऑफ 7,500। ठीक है, एक चॉकलेट है नंबर 1 इन द बैलेंस शीट। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। एक गुडविल है 30,000 की, तो इसमें हम उसका ए का शेयर निकाल लेंगे नंबर 2। और गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 24,000 नंबर 3, एक उसमें हम गेन का शेयर निकाल लेंगे। तो पहले आप करो जल्दी से, तो तीनों में शेयर निकाल के बताओ कि क्या बनेगा आंसर। हाँ जी, तो क्या क्या करा बस वो बता दो। शेयर अमय का, अमय की कैपिटल 50,000 दोगे उसको, प्लस रिजर्व में कितना शेयर? 2,500। ठीक है कृष बाबू, रिजर्व है 7,500 का और ए का शेयर हो गया 1/3। फिर गुडविल में कितना शेयर दोगे? 30,000 गुडविल है, 10,000। और तीसरी चीज़ है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 24,000 का, उसमें कितना शेयर? 1/3 मतलब 8,000। तो अमय का कुल शेयर कितना बन गया? 70,500। तो बस 70,500। ठीक है, तो कई बार बच्चे को डाउट होता है कि ये मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि ऊपर के सवाल करने के बाद उसको लगता है इतना आसान कैसे आ गया। ये एग्जाम में होती है, साइकोलॉजी बहुत हिट करती है बच्चे को, और फिर वो दूसरे ऑप्शन भी देखता है, कहते हैं सी वाला जो है ये लग रहा है क्योंकि ये अजीब सा है, और मेरा इतना इजीली ये वाला आ गया तो कुछ गड़बड़ होगी।
तो ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ों के साथ आपको खेला जाएगा, मतलब सीबीएसई खेलेगा आपके साथ, तो आपको सतर्क और सावधान रहना है। चलो अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए कैपिटल इज़ 3 लाख, ठीक है, बी कैपिटल इज़ 1 लाख, ओके। फिर उसके बाद कह रहा है सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस, सी अकेला ही बिजनेस संभाल रहा है। सी वॉन्ट्स 30,000 रुपये पर एनम की सैलरी, दो द डीड इज साइलेंट, ठीक है। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 रुपये, हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? 1:1:1 होता है रेशो अगर डीड साइलेंट होती है, परफेक्ट। तो आप ये वाला आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। अब है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिस पर 2 क्वेश्चन बेस्ड हैं, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। तो ये देखते हैं क्या है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन ए क्ले टॉय मेकिंग फर्म। तो पुनीत और राजू, ये जो गीली मिट्टी होती है, क्ले, बचपन में आपने भी खेला होगा क्ले से, उससे टॉय बनाते हैं। देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है, एंड राजू टू गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सेम क्वेश्चन हमने कर रखा है डिस्कस वैसे तो। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो उन्होंने एक ढांचा सा दे रखा है। तो अच्छा, तो ढांचे में तो कोरी कोरी बातें हैं, वैसे वो खाली है, ठीक है ना। तो पुनीत का कमीशन देखो कितना था, एक बार पढ़ना। पुनीत कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। तो अब पुनीत के कमीशन का देखो, उन्होंने यहाँ पर फिगर डैश दे रखी है कि डैश इंटू 10/100, लेकिन वो आंसर दे रखा है 44,000। तो इसका मतलब ये फिगर क्या रही होगी बताओ? 4,40,000। वेरी गुड। तो ये फिगर मतलब 4,40,000 रही होगी, है ना, क्योंकि 4,40,000 का ही 10/100 या 10% करा होगा, तभी तो वो वैल्यू 44 दे रखी है उन्होंने। अब नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं? जो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो आपको ये ऐसे पता लग गया कि इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट कितना होगा? 4,40,000 होगा। तो पहले इतना स्टेप ओके। फिर उसके बाद दे रखा है बस राजू का कमीशन, तो चलो खाली छोड़ रखा है। वैसे राजू के कमीशन के बारे में क्या लिखी थी अंग्रेजी? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अब हमें अगर राजू का कमीशन निकालना है तो इसकी मैथमेटिक कैसे बनेगी? 10/110 और इनटू आपको नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? पुनीत का कमीशन। तो इसको एक बार सॉल्व करके बताओ कि राजू का कमीशन कितना आएगा। इस पूरे ब्रैकेट को, मैथमेटिक्स को सॉल्व करके मुझे भी बताओ। 36,000 है ना, 396 बटे 11, 36,000। तो इसका मतलब राजू का कमीशन आ रहा होगा 36,000। अब टोटल अगर मेरे को पता है 440, तो टोटल 440 में से अगर हम 44 और 36 माइनस कर दें तो ये प्रॉफिट की फिगर भी हम पता लगा सकते हैं कितनी बच रही होगी? 360। और पुनीत और राजा का क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1। तो इसका मतलब इन दोनों का अलग अलग शेयर कितना हो गया होगा? 1,80,000। तो अब 2 क्वेश्चन उसने आपसे पूछे। पहला तो पूछा कि राजू का कमीशन कितना है, तो राजू का कमीशन कितना है? 36,000। और दूसरा उसने पूछा पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। ठीक है, तो क्लियर हो गए दोनों कहानियाँ? तो ओके यहाँ तक।
चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस, आपको सही सीक्वेंस पहचानना है ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होता है। तो पहले कह रहा है गारंटी बाय फर्म टू द पार्टनर, सेकंड में कह रहा है गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, थर्ड में कह रहा है ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रो, फोर्थ में कह रहा है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। तो याद है मैंने आपको गारंटियों की रैंकिंग लिखवाई थी जब टॉपिक लिखवाया था। तो मैं पहले गारंटी की रैंकिंग बताता हूँ। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम कौन सी गारंटी पूरी करते हैं, जो किसी पार्टनर ने फर्म को दी, इसकी रैंक 1 लिखवाई थी। दूसरी गारंटी मैंने लिखवाई थी कि सेकंड गारंटी कौन सी पूरी करते हैं, जो कोई फर्म पार्टनर को देता है। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी में मैंने लिखवाया था कि कौन सी गारंटी होती है जो कोई पार्टनर को देता है, ये सबसे लास्ट में आता है। अब उसने करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो गारंटी तो इसी रैंकिंग में चलेगी, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो क्या बनेगा कि हमें प्रॉफिट्स को P&L एप्रो में ट्रांसफ़र करना है। तो मतलब ये तो स्टेप 1 वैसे ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब अगर हम सीक्वेंस चेक करें तो 3 सबसे पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी ऑप्शन बन गया। तो आपका इसमें आंसर बन गया सी ऑप्शन का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है जी, पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। अगर हमने 10,000 शेयर्स 10 ईच के फोरफीट कर दिए किसी लिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3, क्योंकि उस पर ₹3 नहीं मिले। तो मतलब अगर मैं जल्दी से ऐसी चार्ट बनाऊं तो ₹10 का जो शेयर है उस पर आपको ₹7 तो मिल गए होंगे और ₹3 नहीं मिले होंगे। तो आपने वो शेयर्स फोरफीट कर दिए। उसके बाद ओनली 7,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹11। बाद में आपने सिर्फ उसमें से 7,000 शेयर्स री इशू कर दिए ₹11 के एज फुल्ली पेड अप। अब वो पूछ रहे हैं देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप कितना डिस्काउंट पॉसिबल दे सकते हो अगर आप जब बचे हुए 3,000 शेयर्स अगर रीइशू करोगे तो। क्वेश्चन समझ गए पहले? चलो तो पहले करो आप ट्राई, फिर पूछते हैं, डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें जितना टाइम ले रहे हैं उतना इसमें लगना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो ये क्वेश्चन वैसे है हार्डली 10 सेकेंड्स का। तो अब ध्यान से सुनना। जब हम ₹10 का शेयर जिस पर ₹7 रिसीव हुए हैं और ₹3 रिसीव नहीं हुए हैं ना, इन्हें फोरफीट कर देते हैं। तो इसमें जितना हमें रिसीव हुआ होता है ना, जैसे हमें ₹7 रिसीव हुए हैं, तो ये ही ₹7 कहलाया जाता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर। ये बस ध्यान रखना, पर शेयर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर मतलब मैं अगर 1 शेयर रीइशू करूंगा तो मैं 1 शेयर रीइशू करने पर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं? ₹7। ये आपको जैसी पढ़ा ये 1 सेकंड में आपको आंसर वहीं पता चल गया। तो अब वो कितने शेयर्स रीइशू करने पर ये पूछ रहा है? 20। हाँ, तो इसमें आपका सीधा आंसर बन जाएगा 21,000, क्योंकि आप ₹7 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो पर शेयर रीइशू करने पर। तो 3,000 शेयर्स रीइशू करने पर कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 21,000। तो ये आपका 5 सेकंड का क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, तो वो तभी हो सकता है 5 सेकंड का जिसे कॉन्सेप्ट पता हो कि भाई जब भी हम शेयर फोरफीट करते हैं तो जो ये रिसीव्ड अमाउंट होता है ना, फेस वैल्यू बेसिकली, वो ही हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है पर शेयर ऑन रीइशू। तो बस यहाँ से सीधा पता चल सकता है हमको, नहीं तो फिर आप सोचते रहो, एंट्री करते रहो, फिर गलती करते रहोगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013
सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो आपको एक सेक्शन 52 लिखवाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीमियम का यूटिलाइजेशन। तो आपको बताना है कि आप प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किस पर्पस के लिए कर सकते हो। ए, इशूइंग बोनस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। बी, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सी, राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर्स। और डी, बायबैक ऑफ डिबेंचर्स। बताइए। तो आपको एग्जैक्ट इसके मैंने कहा था कि 5 यूटिलाइजेशन है जो आपको रटने हैं। ए होगा। क्यों, क्या क्या थे बताओ। एक तो था इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये था वैसे तो। एक था बायबैक ऑफ शेयर्स, है ना। एक था राइटिंग ऑफ लॉसेस, और एक था फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अब देखो जी, बच्चे की साइकोलॉजी होती है, वो शुरू के 4 वर्ड्स पढ़ता है जो मैंने बोले। अब इसमें बहुत से सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने लास्ट वर्ड में ट्विस्ट डाला जिससे आंसर गलत हो रहा है। पहली चीज़ ये, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए हम प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं, बायबैक ऑफ डिबेंचर कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन वहाँ पर जाकर गलत हो रहा है। इसी तरह सी ऑप्शन में लिखा है राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। हम कैपिटल एक्सपेंडिचरों को राइट ऑफ करने के लिए नहीं प्रीमियम इस्तेमाल करते, कैपिटल लॉसेस के लिए करते हैं। ए में कह रहा है कि इशू करेंगे हम बोनस शेयर ताकि हम पार्टली पेड शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर लें, जबकि बोनस शेयर्स हमेशा इशू करे जाते हैं फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स को। तो उसने आगे गलतियां करी हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक लैंग्वेज से दे रखा है, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो इससे आपकी क्या लर्निंग है कि मतलब पूरा ढंग से याद करना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट, नहीं तो आगे का बच्चा कई बार सोचता है चल रट लिए 5 पॉइंट थे, बोनस था, बायबैक था, राइटिंग ऑफ था और प्रीमियम था, तो बोनस भी दिखेगा, बायबैक भी दिखेगा, राइटिंग भी दिखेगा, तो आपको बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। चलो उसके बाद 14th, तो 14th पढ़ते हैं। 14 में क्या कह रहा है, गंगा एंड जमुना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दे रखा है 2:1। दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगाज कैपिटल वॉज 1,02,000 एंड जमुनाज कैपिटल वॉज 73। ठीक है, दोनों की पुरानी कैपिटल दे रखी है। सरस्वती ब्रिंग 25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सरस्वती अपने साथ 25,000 रुपये की गुडविल लाई एंड शी एग्री टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल, और कह रही है कि मैं जो भी प्रपोर्शनेट मेरा हिस्सा होगा वो मैं ले आऊँगी। हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सरस्वती। चलो तो पहले 2 मिनट आपके, बहुत ही सिंपल सवाल है, कैपिटल ऑफ नए पार्टनर को की फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप करो फिर डिस्कस करते हैं। चलो तो अब देखो इसमें क्या है कॉन्सेप्चुअल बात जो आपको वैसे लिखवाई थी कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो हम इसमें पहले ये देखते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी एडजस्टेड कैपिटल क्या है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जिसमें सब हर तरह का रिजर्व या रिवैल्यूएशन या गुडविल सब कुछ होने के बाद उनकी कैपिटल क्या है। तो आपको जैसे गंगा की कैपिटल कितनी दे रखी है, गंगा की 1,02,000 और जमुना की कैपिटल कितनी दे रखी है 73। फिर नई पार्टनर जो सरस्वती है वो अपने साथ कितना प्रीमियम लेकर आई 25। अब वो प्रीमियम चाहे जिस भी रेशियो में बटे, अल्टीमेटली मिलेगा तो किन दोनों को ही, गंगा और जमुना को ही। तो इन दोनों को वो जितना मर्जी भी मिले अलग अलग, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि अब पुराने पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कितने रुपए है 2 लाख रुपए है। ये कहा जा सकता है कि नहीं। पहले इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको स्टेप लिखवाया था वैसे तो इसका कि जब हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ले लेते हैं एडजस्टेड वाली, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
ये देखने के लिए कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला था इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, यानी कि जो गंगा और जमुना हैं उनके शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। अब वो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? सरस्वती का क्या शेयर दे रखा है, जो नई पार्टनर है सरस्वती, 1/5। तो अब ऐसे याद करो कि मान लो ये पिज़्ज़ा का शेयर है, पिज़्ज़ा में टोटल मान लेते हैं 5 हिस्से हैं, तो सरस्वती कह रही है भाई 1/5 यानी एक पिज़्ज़ा का शेयर तो मेरा है। तो अब बाकी पार्टनर्स के लिए रिमेनिंग क्या शेयर बच गया? 4/5 बच गया ना। तो आपको 4/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 5/4 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इतनी मैथमेटिक्स सॉल्व करके आपको टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल का, जो भी ये टोटल कैपिटल आई, इस टोटल कैपिटल का आप निकालोगे सरस्वती का शेयर। सरस्वती का शेयर कितना है? 1/5। तो इस मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 50,000। ठीक है, तो ये होता है इसमें स्टेप। तो बेसिकली आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे मैथमेटिक लगा के भी निकाल सकते थे। तो 2 लाख इंटू 5/4 इंटू 1/5, तो सीधा आपको पता लग जाएगी सरस्वती की कैपिटल 50,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 15th। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ग्रीन जो है वो हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन्स ड्राइंग अमाउंट्स टू 2600 रुपये। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मंथली ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन वर्क। तो आपको हर महीने की ग्रीन की ड्राइंग निकालनी है। तो बस एक बार ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला था? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स मतलब जो भी आप पूरे साल में करते हो, इनटू रेट अपॉन 100 जो भी दिया होता है, और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ग्रीन की इंटरेस्ट की वैल्यू तो गिवन है 2600 रुपये, लेकिन ये नहीं पता कि ग्रीन ने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी हैं। पर रेट हमें पता है 8% का है, और एवरेज पीरियड आप बताओ जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालता है वो। तो 2.5 कह रहे हैं अंगद बाबू। तो मेरे हिसाब से तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का होता था 6.5। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का एवरेज पीरियड क्या होता था? 6.5। तो अब आपको पहले इतनी मैथमेटिक्स सॉल्व करके मुझे ये निकाल के दिखाना है कि टोटल ड्राइंग्स आपकी कितनी आ रही हैं। पहले इतनी मैथमेटिक्स सॉल्व करके ये निकालो। तो ये गणित सॉल्व करके मतलब आपका आ जाएगा 2600 इंटू 100 इंटू 12, ये दोनों ऊपर चले गए, और 8 इंटू 6.5 नीचे आ गया, तो 60,000 आ रही है। सही। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि टोटल ड्राइंग जो उसने करी होगी कितने रुपए करी होगी? 60,000। तो अब क्या ऑप्शन बन गया सही? बी ऑप्शन। वेरी गुड। तो ये वो क्लासिक गलती है जो आप करोगे एग्जाम में अगर आप चीतापना करोगे तो, है ना। ये होगी आपसे गलती। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने पूछा है हर महीने उसने कितने रुपए निकाले। मंथली ड्राइंग पूछ रहा है कि हर महीने कितने रुपए निकाले। 60,000 रुपये तो आपने वो निकाले उसने टोटल। तो अब तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा आप क्या हीरो बन रहे हो। 5,000। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन आपको टिक करना है वो है 5,000। ठीक है, चलो इसका चॉइस वाला देखते हैं। उसमें लिखा है गिरधर ए पार्टनर विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज कैलकुलेटेड एज 1500 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। चलो
तो अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही है सेम जो आपने अभी लिखा। तो हमें इस बार देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है 1500 है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब गिरधर ने 5000 रुपये हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाले, तो बताओ टोटल ड्राइंग कितनी करी गिरधर ने? 20,000। तो आप टोटल ड्राइंग तो लिख लो 20,000 इंटू रेट को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है क्या है, मिसिंग है, रेट अपॉन 100 इंटू बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का एवरेज पीरियड। बताओ अंगद बाबू, गलत वाला 7.5। ओके ठीक है, 7.5 अपॉन 12। अब ये गणित सॉल्व करें और R का आंसर निकालें कि इस गणित को सॉल्व करके R का क्या आंसर आ जाएगा। 15 इंटू 12 बटे 2 इंटू 7.5, तो 12 आ रहा है मेरा, तो है ना 12, तो R आ जाएगा 12, मतलब 12%। तो बेसिकली 12% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि बस IOD निकालना है, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पढ़ते हैं क्या है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म क्रेडिटर्स आर ₹70,000, ठीक है। फर्म्स कैपिटल इज 1,20,000, ठीक है। कैश बैलेंस इज 10,000, ठीक है। बस कट, अभी आगे नहीं पढ़ेंगे। तो पहले इतनी बात अगर हम पढ़ें, और इसको सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए, समझाने के लिए, ऐसे ही बताने के लिए बोल रहा हूँ कि उसने जो जानकारी दी, उसने दिया कि डिसोल्यूशन के समय हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो हैं 70,000 के। कह रहा है फर्म की जो कैपिटल है, फर्म की कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे सबकी जोड़ करके, वो है 1,20,000 की। और कह रहा है फर्म के गल्ले में, यानी कि फर्म के पास जो कैश का बैलेंस है वो है 10,000 रुपये का। 3 बातें उसने बताई हैं। तो क्या आप ये बता सकते हो कि फर्म के पास जो बचे हुए एसेट्स होंगे, भाई खाली ये थोड़ी ना फर्म के पास गल्ले में पैसे हैं और कुछ नहीं है बिजनेस में, तो वो बचे हुए एसेट्स फर्म के पास कितने रुपए के होंगे, ये बताओ कि फर्म के पास बचे हुए एसेट्स बैलेंस शीट में कितने रुपए के होंगे, बताइए। क्यों, कैश है 10,000 का, तो ये होंगे 1 लाख कितने के, 1,80,000 के। तो इसका मतलब जो फर्म के पास बचे हुए एसेट्स होंगे वो कितने रुपए के होंगे, 1,80,000 के होंगे। मतलब पहले आप इस बात से सहमत हो या नहीं, पहले ये बात मुझे बताओ कि फर्म के जो दूसरे एसेट्स होंगे वो कितने रुपए के होंगे, 1,80,000 के होंगे। ये पहले आपको कहानी क्लियर हो गई। अब जब डिसोल्यूशन होता है, ऐसी बस कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा हूं, जब डिसोल्यूशन होता है तो आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हो, रियलाइजेशन। और उस अकाउंट का क्या स्टेप होता है, मतलब उसमें क्या तरीका सिखा रखा है कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लोज द बुक्स, आप बैलेंस शीट को खाली करते हो। तो अगर मान लो यही वो बैलेंस शीट है जिसे आपको खाली करना है, तो आप कैसे खाली करते हैं इस बैलेंस शीट को, आप डेबिट साइड में क्या लिखते, तो देखो कृष बाबू नशे की अवस्था में कह रहे हैं टू कैश। हाँ, कैश थोड़ी ना लिखते हैं, कैश तो कहाँ लिखते थे, कैश अकाउंट में। तो आपको कैश तो लिखना था कैश अकाउंट में, लेकिन आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखते, अदर एसेट। और क्रेडिट साइड पर क्या लिखते, बाय क्रेडिटर्स। और इसके आगे क्या बनाते, आदमी, क्योंकि आपको सिखा रखा है 1,20,000, यही करते, पहले इतना काम करते। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अदर एसेट्स रियलाइज्ड
मतलब आपने जो अदर एसेट्स बेचे वो कितने के बेचे, 150 के। तो जब आप अदर एसेट्स बेचते तो कहाँ लिखते, कैसे लिखते, बाय कैश। वेरी गुड, क्योंकि एसेट्स बेचने पर लिखा आया था ना, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, याद आया। तो क्वेश्चन बस यही कह रहा है आपको, इतना छोटा सा दिया उसने। अब कह रहा है गेन या लॉस इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में बताओ गेन या लॉस कितना आएगा। तो बताओ कि रियलाइजेशन अकाउंट में गेन या लॉस कितना आएगा, आप बताओ। अच्छा, तो तुम इतने होशियार कैसे हो गए। तो कृष बाबू कह रहे हैं कि सबसे पहले डेबिट साइड में टू कैश भी तो लिखना है, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट भी तो करनी है ना अपने आप, बिना उसको पे करे हम अकाउंट नहीं क्लोज कर सकते। ठीक है कृष बाबू, तो उसको पे कर देते हैं 1,20,000। चलो अब बताओ, अब 70 के थे क्रेडिटर, अच्छा सॉरी, क्रेडिटर 70 लिखने थे बच्चों। तो ये लो क्रेडिटर 70, ठीक है। अब क्लोज कर दो अकाउंट। तो अब बताओ कि क्या आ रहा है, 250 टोटल आ रहा है। तो आपका बैलेंस किधर बच रहा है, क्रेडिट साइड 30,000। तो इसको क्या बोलोगे, ये क्या बच रहा है, बाय लॉस। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में आपका क्या बच रहा है, लॉस। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, डी 30,000। ठीक है, तो समझ आया सवाल। तो ये थे बेसिकली 1 नंबरी क्वेश्चन। तो आज मतलब करना था हमें 1 नंबरी 16 क्वेश्चन। तो अभी तक मतलब इतनी बड़ी चर्चा में सिर्फ 16 नंबर हमने कवर करें, जिसमें अगर आप अपने नंबर लगाएं कि आपके 16 में से कितने आए, तो मुश्किल से मुझे लगता है 3 या 4 नंबर आए होंगे। बट आपको समझ आ गए सारे क्वेश्चन इस वाले, चलो बहुत बढ़िया।